फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हम लोग इस बारे में करेंगे कि जो अखबारों के एडिटोरियल हैं, अखबारों के जो आर्टिकल हैं, क्या कारण है कि ये हमारी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो इसको देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको मेंस का एक क्वेश्चन है जिसमें बताना है कि शहरी विकास को लेकर के भारत सरकार के द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, क्या-क्या एफर्ट किए गए हैं। अब देखिए, इसका जो आपको मैक्सिमम आंसर लिखना होगा, वो 250 वर्ड्स में लिखना होगा। और मान लेते हैं कि आपने इस टॉपिक को किसी मैगजीन से तैयार किया है, तो मैगजीन में आपको कम से कम 2000 से 2500 शब्दों का कंटेंट मिल जाएगा, जहां पर यह बताया गया होगा कि भारत सरकार ने शहरी विकास के लिए क्या-क्या किया है। लेकिन अब देखिए, आपको लिखना कितना है, 250 वर्ड्स। यानी कि पूरे कंटेंट का केवल आपको 8% या 10% हिस्सा जो है इस्तेमाल करना है और बाकी का सारा छोड़ देना है। अब देखिए, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पर कि आपको किन चीजों को लिखना है और किन चीजों को छोड़ना है। और देखिए, जो एक स्टूडेंट है उसके पास अभी इतनी गहराई नहीं होती है, क्योंकि कोई फील्ड का अनुभव नहीं होता है। तो स्टूडेंट के पास इतनी गहराई और इतनी दूरदर्शिता नहीं होती है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका महत्व कम है। तो हो सकता है आप उन चीजों को लिखकर चले आए जो कम महत्व की हैं, और वहीं पर आप उन चीजों को मिस कर दे लिखने से जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। अगर आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं जिसको किसी एक्सपर्ट ने लिखा है, देखिए एडिटोरियल हमेशा कम शब्दों में लिखे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कम शब्दों में एक एक्सपर्ट वही बातें लिखेगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आपको यह पता चल जाता है ऐसी कौन सी चीजें हैं, एक तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरी जो कि करंट के साथ भी जुड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण तो है लेकिन अब ये 8 साल 10 साल पुरानी हो चुकी हैं। दोनों चीजें एक साथ मैच होना चाहिए, एक तो इंपॉर्टेंस होना चाहिए और दूसरा हाल की घटनाएं होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको एक एडिटोरियल से या फिर एक आर्टिकल से मिल जाती हैं, क्योंकि एडिटोरियल और जो आर्टिकल हैं इनको सीमित शब्दों में लिखा जाता है, और जब सीमित शब्दों में लिखा जाता है तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा महत्व की बातें हैं वही पढ़ने को मिलती हैं। तो इस तरह से जब भी आपको कभी कोई एक्सपर्ट का लिखा हुआ एडिटोरियल आर्टिकल मिले, तो आप उसको कभी भी मिस मत करिए। अब देखिए, जैसे कि आज का जो एडिटोरियल है, इसको जो शहरी विकास मंत्रालय है हमारा, यानी कि जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का मंत्रालय है, इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा लिखा गया है। हम लोग जानते हैं एक केंद्रीय मंत्री होते हैं और केंद्रीय मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। तो यह राज्य मंत्री के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। और आप समझ सकते हैं कि जो राज्य मंत्री हैं वो जब कुछ लिखेंगे तो उसमें वो उन्हीं बातों को लिखेंगे जो बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनके बहुत ज्यादा दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। तो देखिए, एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। 2010 की मैकेंसी रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में रहने की उम्मीद है। यानी कि 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी शहरों में रह रही होगी। इस बढ़ती शहरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक हर साल 700 से 900 मिलियन वर्ग मीटर शहरी स्थान बनाना होगा। अब देखिए, ये ओरिजिनली आर्टिकल इंग्लिश में था, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो जो भारत है, अगर हमको अपनी शहरी आबादी की आवश्यकताओं को, जो शहरी आबादी को आवास की आवश्यकताएं होंगी, घरों की आवश्यकताएं होंगी, उसको पूरा करना है, तो 700 से 900 मिलियन वर्ग मीटर शहरी स्थान नया हमें बनाना होगा। इसका मतलब आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि भविष्य का जो भारत है उसका अभी 70% हिस्सा बनना बाकी है। चुनौती और अवसर न केवल हमारे शहरों को मजबूत आर्थिक क्षेत्र में तब्दील करना है, बल्कि अगले दशक में लाखों लोगों के रहने की स्थिति में सुधार करना है। तो देखिए, शहरों को जो है एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र तो बनाना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही जो लोग हैं उनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रदान करना होगा। यानी कि जहां पर लोग इन शहरों में रहेंगे उन जगहों को भी अच्छा बनाना होगा। अब देखिए, इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं। अभी हाल में मैंने आपको एक एडिटोरियल पढ़ाया था जो बहुत ही ब्रॉड में मैंने पढ़ाया था कि लखनऊ नगर निगम को जो 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए गए हैं, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या कुछ किया जा सकता है बॉन्ड के बारे में। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो देखिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं या फिर नगरों को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो लखनऊ नगर निगम के लिए जारी करने हेतु 200 करोड़ रुपए के नगर निगम के बॉन्ड सूचीबद्ध किए गए हैं। अब देखिए एक तरह से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लखनऊ नगर निगम को कुछ बॉन्ड के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, जिसका उपयोग किया जाएगा लखनऊ नगर निगम के द्वारा शहर के विकास में। और इसका 2% जो है वो केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड है, यानी कि केंद्र सरकार लखनऊ नगर निगम को 2% की सब्सिडी भी देगी। जून 2015 में अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के शुभारंभ के बाद से लखनऊ नगर निगम बॉन्ड को प्राप्त करने वाला 9वां भारतीय शहर बन गया है। 2015 से अब तक 9 भारतीय शहरों को इस तरह के बॉन्ड मिल चुके हैं। यह वित्तीय और नगरपालिका शासन आत्मनिर्भरता की दिशा में उन्मुख शहरों में सुधार करने में मदद करेगा। देखिए किन किन चीजों में सुधार हो रहा है। एक तो जो हमारी ये लोकल बॉडीज होती हैं, स्थानीय स्वशासन की जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी। मान लीजिए आपके पास आप एक इंस्टीट्यूशन में मेयर हैं, लेकिन आपके पास शहर का विकास करने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे में आपके हाथ बहुत सीमित हो जाएंगे, आपका जो अधिकार है बहुत सीमित हो जाएगा। तो अब जब इस तरह से जो बॉन्ड वगैरह है इसके माध्यम से नगर पालिका वगैरह को पैसे मिल जाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, नगर पालिका शासन में सुधार होगा और जो शहर हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी कि अपना विकास करने के लिए वो खुद से कदम उठाएंगे। इसके साथ ही देखिए जो नागरिकों के लिए बुनियादी ढांचा है उसका भी विकास हो सकेगा। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे सार्वजनिक शौचालय से लेके और फिर रोड से लेके जो भी नागरिकों के लिए आवश्यक चीजें हैं उस सभी बुनियादी ढांचे का भी विकास हो सकेगा। ऐसे समय में जब नगर निगम दिवालिया थे, देखिए कुछ ही समय पहले की बात है कि अधिकतर भारत के नगर निगम दिवालिया थे। उनके पास धन जुटाने के लिए कोई भी विशेष अधिकार नहीं था या क्षमता नहीं थी जिसके माध्यम से नगर निगम धन जुटा सकते। करों को इकट्ठा करने के लिए इनकी क्षमता कम थी और बहुत ही कम सेवा वितरण मानक थे, यानी कि सेवा प्रदान करने में भी ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए नगर निगम थे। वहीं पे अब देखिए इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है कि ऐसे समझिए कि जो नगर निगम दिवालिया हुआ करते थे, आज वो नगर निगम बॉन्डों के माध्यम से पैसा जुटा रहे हैं, वित्त जुटा रहे हैं, यानी कि इनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो हमें आज के समय में दिखाई दे रहा है। नई तकनीकों का लाभ उठाते हुए और हमारे शहरों के लिए बाजार की वित्त सुलभता का निर्माण करते हुए भारत सरकार के मिशन शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि देखिए क्या हो रहा है कि नई तकनीकों का लाभ उठाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि बाजार से जो कैपिटल है, जो वित्त है, वो किसी तरह से नगरीय निकायों को मिल सके। तो इस तरह से जो भारत सरकार के अलग अलग मिशन हैं वो शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सुधार मिशन शहरों की क्रेडिट रेटिंग के रूप में किया गया है। मिशन शहर मतलब कि कुछ ऐसे लक्षित शहर जिनका कायाकल्प करने का, जिनका विकास करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। तो कुछ ऐसे जो लक्षित शहर हैं, मिशन शहर हैं, उनके लिए क्रेडिट रेटिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि विभिन्न शहरी सुधार परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए लक्षित शहरों के शहरी स्थानीय निकायों को अतिरिक्त स्रोतों से धन जुटाने की आवश्यकता है, जिसमें पूंजी बाजार और निजी निवेशकों से उधार भी शामिल है। देखिए क्या है कि जो शहर हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि उनको पैसे की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है। अब मान लीजिए आपको एक शहर में पैसा लगाना है, आप मान लीजिए एक निवेशक हैं और आप बॉन्ड वगैरह के माध्यम से शहर में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप ये जानना चाहेंगे कि कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या है, आपको कोई विश्वास के लिए कोई रेटिंग देखना पड़ेगी, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसी हैं जो देशों को अलग अलग रेटिंग देती हैं। उसी तरह से भारत सरकार ने शहरों के लिए क्रेडिट रेटिंग की व्यवस्था की है, यानी कि किस शहर की आर्थिक स्थिति कैसी है वो आप क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से जान सकते हैं और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको शहरों में निवेश करना है या नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो पूंजी बाजार है, जो निजी निवेशक है, वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें नगर निगम के जो बॉन्ड वगैरह हैं उनमें निवेश करना है या नहीं करना है। अब तक 485 अमरूद शहरों के लिए क्रेडिट रेटिंग का काम शुरू किया गया है, जिसमें 469 शहरों के लिए काम पूरा भी हो चुका है।
इनमें से 163 शहरों को इन्वेस्टिबल ग्रेड रेटिंग मिली है। इन्वेस्टिबल ग्रेड रेटिंग यानी कि जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट के लिए जो सही शहर हैं, ऐसे 163 शहर छांटे गए हैं। और इसमें से जो 36 शहर हैं वो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिन्हें ए या इससे ऊपर की रेटिंग मिली है। यानी कि लगभग 36 शहर ऐसे हैं जो ए या फिर इससे भी ऊपर की रेटिंग रखते हैं, यानी कि निवेश के लिए सुरक्षित है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगर पालिका बॉन्डों को जारी करने से उन्हें वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने, स्थानीय विशेषज्ञता का निर्माण करने और सार्वजनिक निजी सहयोग के नए रास्ते प्रदान करने में मदद करेगा। यानी कि नगर पालिकाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप वित्तीय संसाधन को बढ़ाने के लिए बॉन्ड वगैरह जारी करिए, जैसा अभी लखनऊ नगर निगम ने भी किया। और इससे क्या होगा कि बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, स्थानीय विशेषज्ञता का निर्माण होगा, यानी जो शहर हैं वो अपने विकास को लेकर के स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। और सार्वजनिक निजी सहयोग के भी नए रास्ते खुलेंगे। सार्वजनिक सहयोग मतलब कि जो नगर पालिका है, और साथ में निजी क्षेत्र कैसे आ गया, बॉन्ड वगैरह के माध्यम से इन्वेस्ट करके। भारत सरकार ने फिर देखिए कुछ और प्रयास देखिए, तो भारत सरकार ने पेपरलेस अप्रूवल और बिल्डिंग परमिशन के जरिए जो कंस्ट्रक्शन की परमिट होती है उसको आसान बनाया है। यानी कि पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। तो कंस्ट्रक्शन परमिट में कारोबार करने में आसानी की सुविधा के लिए 2057 शहरों में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम को चालू कर दिया है। यानी बिल्डिंग बनवाने के लिए अब आपको कहीं ऑफिस में धक्के नहीं खाने होंगे, पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। क्षमता का निर्माण करने के लिए द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम और स्मार्ट सिटीज इनोवेशन चैलेंज भी पेश किया गया है। नतीजतन निर्माण परमिट में भारत के व्यापार सुगमता रैंक ने 2017 में 185 से 2020 में 27 तक पहुंचकर 158 स्पॉट की छलांग लगाई है। यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह की को बनाने के लिए जो निर्माण के लिए परमिट चाहिए होती है, जो स्वीकृति चाहिए होती है, उसके मामले में भारत में स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आया है। और उसके कारण ये सभी सुधार हैं। फिर देखिए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल 47 शहरों में कोविड 19 के दौरान संकट प्रबंधन कक्ष के रूप में किया जा रहा है। यानी कि ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए थे स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत, इनका बहुत अच्छे से प्रयोग भी किया जा पाया, जो कोविड 19 का संकट है उसकी निगरानी वगैरह के लिए। तो ये एक मॉडल बन गया है। अब देखिए जो लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी के हैं वो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ये एक मॉडल बन गया है कि कैसे जीआईएस मैपिंग और टेलीमेडिसिन सेवाओं जैसे तकनीकी समाधान का उपयोग भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए किया जा सकता है। तो ये आपको जो सेंटेंस है ऑप्शनल में भी हेल्प करेगा कि किस तरह से जीआईएस वगैरह जो हैं वो नगरीय प्रबंधन में भूमिका निभाते हैं। कोविड 19 ने भारतीय स्वच्छता और शहरी स्वच्छता के महत्व को भी सामने लाया है। स्वच्छ भारत मिशन लोगों को प्रगतिवादी हस्तक्षेप करने और नागरिक नेतृत्व वाले नेटवर्क को बनाने में मदद करता है। तो जो हमारे देश के लोग हैं उनके सामने ये भी क्लियर हुआ है कि स्वच्छता की क्या आवश्यकता है। और अब लोग जो है स्वच्छ, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, क्लीन इंडिया जो हमारा मिशन है, इसके माध्यम से ज्यादा प्रगतिवादी हो रहे हैं, स्वच्छता को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो देखिए ये पूरा एडिटोरियल था। और इसमें आपने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको सबसे ऊपर मिल गई, और नीचे आते आते जो कम महत्व की चीजें हैं या फिर कह लीजिए जिनका महत्व है लेकिन जो चीजें थोड़ी सी पुरानी हैं वो भी आपको मिल गई। और इस तरह से देखिए इस टॉपिक के ऊपर आपको एक कंप्लीट व्यू मिल गया।